जब किसी दूल्हे को घोड़ी पे बैठने के लिए मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या उस दूल्हे से ये पूछा जाता है कि तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है, तुम कितना कमाते हो, कितने लाख रुपए के हो या कितने करोड़ रुपए के हो? नहीं पूछा जाता। उन्हें सिर्फ ये देखा जाता है कि ये एक अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है और ये घोड़ी पर बैठा है। क्योंकि मैं भी उसकी गलती मान रहा हूँ, जब वो सामने वाला अपनी बहन माने बैठा घोड़ी को, तो उस दलित को घोड़ी पर नहीं बैठना चाहिए था। अब कोई किसी की बहन पर सरे रहा बैठेगा तो उसे मारेगा। जालौर राजस्थान में एक दलित बच्चे ने मटके को 21वीं सदी में छू दिया पानी पीने के लिए, तो उसे पीट पीट कर एक मास्टर ने मार दिया। जो गुरु माँ बाप से भी बड़ा कहा जाता है, उस गुरु ने जाति के कारण उसे पीट पीट कर मार दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, ये जितनी भी जातीय हिंसा होती हैं, क्या ये उस जाति के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखकर होती हैं कि वो आर्थिक कमज़ोर है, या फिर सिर्फ जाति के नाम पर होती हैं? और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम से जज बनकर आ रहे हैं, क्या उसमें उपवर्गीकरण करने की बात करेगा? कुछ परिवार, चुनिंदा परिवार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजिस बनते आए, उनका तो जब बच्चा पैदा होता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, बधाई हो तुम्हारे घर में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पैदा हुए हैं, बधाई हो तुम्हारे घर में हाई कोर्ट के जज साहब पैदा हुए हैं। तो क्या हाई कोर्ट और जज सुप्रीम कोर्ट पर किसी चुने हुए 2-4 परिवारों का कब्जा रहेगा? उसमें वर्गीकरण नहीं करेंगे? EWS का जो कोटा है वो भी संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करता है। कानून बनाने का और कानून को इम्प्लीमेंट में लाने का अधिकार तो पार्लियामेंट का है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अधिकारों को छीन लिया? अगर ऐसा है तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि आप एक आदेश पारित करें कि आज से पार्लियामेंट को भंग किया जाता है और सारे राइट सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लेगा। सरकार जो काम खुले मंच से नहीं कर सकती, वो काम सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे से करा रही है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान लागू होने के बाद सभी को समान अधिकार प्राप्त हो चुके थे और सभी को आरक्षण की प्रणाली भी सभी पर लागू हो चुकी थी। लेकिन जिन लोगों ने कलम पकड़ी और कलम की ताकत को समझे, वो लोग DM और SDM, IAS, IPS, IRS बने, वो लोग फौजी बने, पुलिस में भर्ती हुए और हर तरीके की वकालत भी करी उन लोगों ने, जज भी बने। सभी नौकरियों में अपनी प्राथमिकता उन्होंने दर्ज कराई। लेकिन रही बात क्रीमी लेयर की, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है? सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब दे। दूसरी बात, बाबू जगजीवन राम जब देश के उप प्रधानमंत्री थे तो बनारस में जब उन्होंने एक उद्घाटन किया था प्रतिमा का, उनके जाने के बाद उस मूर्ति को उस हिंदू व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने गंगा जल और दूध से पवित्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये मूर्ति अछूत हो गई। तो क्या बाबू जगजीवन राम से किसी ने पूछा था कि उनकी नेटवर्थ कितनी थी, वो कितने गरीब थे? नहीं, सिर्फ उनसे पूछा गया या उनकी जरूर याद रहा कुछ तो उनकी जाति याद रही। उन्हें ये पता रहा कि बाबू जगजीवन राम एक अछूत है, ठीक है, एक SC हैं। अभी जो हमारे सामने कुछ घटनाएं हुई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम नागरिक, वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तो उन्हें एक अनुसूचित जाति जनजाति का होने के कारण सीढ़ियों पर रोक दिया जाता है और उन्होंने सीढ़ियों पर ही पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो क्या उनसे कोई ये पूछता है कि तुम कौन से वाले दलित हो? आप सवर्ण दलित हो कि जिन पर क्रीमी लेयर लगाया जाएगा वो वाले दलित हो, या आप वो वाले दलित हो कि जो आज भी ढोरों की खाल काट रहा है, या मरे हुए पशुओं को उठा रहा है, या नालियाँ साफ कर रहा है, गटर साफ कर रहा है, या लोगों की जूती चप्पलें सिल रहा है? नहीं पूछा ना। जब जाति के आधार पर प्रताड़नाएं दी जाती हैं, जब पदों को ध्यान में ना रखकर, राष्ट्रपति से बड़ा तो पद पूरे देश में नहीं हो सकता ओम भाई, जब राष्ट्रपति को जाति के कारण नहीं बख्शा जाता तो एक आम आदमी के साथ जातीय प्रताड़ना किस हद तक हो सकती हैं और कितनी क्रूर हो सकती हैं, इस बात का उदाहरण राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भरी पड़ी हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति जो जाति में चूर था, उसने एक दलित के मुंह पर पेशाब किया, जो बहुत बड़ा विवाद बना। जो देश की सिस्टम को चलाने वाले प्रधानमंत्री और सरकार के जो
सचिवालय हैं उनमें जो पद होते हैं, आप देखेंगे कि 100% उनमें सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट और एक कास्ट के ही व्यक्ति भरे पड़े हैं। ना उसमें एससी मिलेगा, ना उसमें ओबीसी मिलेगा, ना उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक मिलेगा, ना उसमें कोई बनिया मिलेगा, ना उसमें कोई राजपूत मिलेगा, सिर्फ ब्राह्मण भरे पड़े हैं। क्यों? यहाँ पर आप उपवर्गीकरण करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी इस पक्ष में हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ। उदित राज जैसे, रामदास अठावले जैसे, चिराग पासवान जैसे, पशुपति पारस जैसे लोग, मायावती का परिवार जैसा हो गया, मैं और अन्य ऐसे परिवारों के पक्ष में हूँ कि इन परिवारों का आरक्षण छीन लिया जाए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि तुम किसी जाति को क्रीमी लेयर में डालकर और उस जाति के गरीब और मजलूम कमज़ोर लोगों का शोषण करो। क्या तुम EWS में जब कोटा बनाते हो तो उसमें 8 लाख पर क्रीमी लेयर नहीं लगाते, लेकिन जब OBC पर क्रीमी लेयर लगाते हो तो 8 लाख पर क्रीमी लेयर लगा देते हो? क्यों? EWS पर आप उपवर्गीकरण करोगे? क्यों नहीं करोगे? हमारा बांटोगे, जब तुम्हारा बांटने की बात होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इस देश में जितनी मनमर्जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फील्ड में आकर देखते हैं कि लोगों के हालात क्या हैं? क्या हाई कोर्ट के जजेस आकर फील्ड में देखते हैं कि उनके हालात क्या हैं? वो शाम को जब जाते हैं ना कोर्ट से, तो पोलो खेलते हैं और 5 स्टार होटलों में पार्टियां करते हैं। उन्हें ग्राउंड की जानकारी नहीं, उन्हें जो ड्राफ्ट करके दे दिया जाता है उस ड्राफ्ट के माध्यम से वो उस फैसले को देते हैं। ये जो गरीब जातियां हैं जो जमीन से ऊपर नहीं उठ पाई हैं, यदि इनको अधिकार मिल जाएंगे आर्थिक आधार पर या आरक्षण में इनको अलग से कोटा मिल जाएगा, तो दिक्कत क्यों है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार का फेलियर है कि सरकार पायदान में नीचे खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। आप सरकारी स्कूलों की स्थिति देखें, जहां पर ये अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों की स्थिति देखें। आज बरसात के समय में 4-4 फीट 5-5 फीट पानी भर जाता है। आप देखें उन हॉस्पिटलों में जाकर उनके जब बच्चों का इलाज होता है तो तड़प तड़प के मर जाते हैं वो बच्चे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जिस गोरखपुर से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, आपको पता है उस जिले के अंदर कितने बच्चे मरे गए थे? बुखार से मरे थे। कौन बच्चे थे वो मैं पूछना चाहता हूँ। उनमें कितने अपर कास्ट के बच्चे थे? मैं पूछता हूँ, बताए ना सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे इस बात का, मुझे भारत सरकार इस बात का जवाब दे, कौन बच्चे थे वो जो मरे थे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने डिसीजन को पलटा है अब 20 साल बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये EWS का जो प्रैक्टिकल इन्होंने किया था और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के 131 भड़ुए उसमें बैठे थे पार्लियामेंट में, उन कुत्तों ने बिल्कुल भी नहीं भौंका, बिल्कुल नहीं भौंका कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो इन लोगों में वो हिम्मत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वेच्छा से ये आदेश पारित नहीं किया, ये सरकार की मंशा को, सरकार के शब्दों को अपने मुंहमंडल से लोगों के बीच में प्रसारित किया है। जब किसी परिवार का जन्मजात कब्जा हो जाएगा किसी जगह पर, तो वो तो अपने आप को परमात्मा समझ लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो परिवारवाद का बहुत बड़ा कब्जा है जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पनपा है। और आप देखें, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब लिस्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि एक एक परिवार से 4-4, 5-5 सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते चले आए हैं, वो भी चीफ जस्टिस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ये चाहती है कि आरक्षण के मुद्दे से और रोजगार और बेरोजगारी सरकार की विफलताओं के मुद्दे से सिर्फ जाटव को अलग कर दिया जाए, क्योंकि SC, ST, OBC प्लस अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का जितना भी आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ जाटव के कंधे पर हो रहा है। और जब इस जाटव का इंटरेस्ट इस आरक्षण से ख़त्म कर दिया जाएगा, इसे क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा, तो वो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और जब वो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो दूसरी जातियाँ तो मुर्दा हैं, दूसरी जातियाँ मुर्दा हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस शब्द को मुर्दा को, क्योंकि वो किसी भी आंदोलन में नज़र नहीं आते।
वो कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता संविधान के साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी रक्षा करने वाले एट्रोसिटी एक्ट के साथ क्या करा जा रहा है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके लिए जो नौकरियों की व्यवस्था की गई है आरक्षण के द्वारा, पदोन्नति की व्यवस्था की गई है आरक्षण के द्वारा, जो उनके लिए कॉलेजों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है आरक्षण के द्वारा। मैं एक कहावत बताते हैं बड़े बूढ़े, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो कहाँ की ईंट राहुल गांधी और कहाँ का रोड़ा अखिलेश यादव जी। अब इन्होंने इन दलितों के साथ अपना कुनबा जोड़ा। अब इन्होंने कुनबा कैसे जोड़ा, इन्होंने संविधान को हाथ में लिया और लोगों को गुमराह कर दिया। गुमराह इस तरीके से किया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे, लेकिन ये इस आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल भी तनिक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। तो इन्होंने धोखा दिया है भरे समाज को, इन्होंने गद्दारी की है समाज के साथ। इन्हें समाज सबक सिखाएगा और ऐसा सबक सिखाएगा जिस तरीके से अभी तक गर्द में मिली हुई थी ना कांग्रेस, इसे और ज़्यादा गर्द में घुसाने का काम भी अनुसूचित जाति जनजाति का समुदाय करेगा, वोटर करेगा। और अखिलेश यादव जी को ढूंढे पानी भी नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी ने इस पूरे मामले को लपक लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन आया है आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, ये SC/ST को बर्बाद करने की साजिश है। बिल्कुल सही कहा बहन जी ने। बहन जी अनुसूचित जाति जनजाति OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक परिवार की इकलौती गार्जियन हैं, मुखिया हैं, और वो चिंता करती हैं। उन्हें पता है कि सरकार के जो नापाक मंसूबे हैं वो किस तरीके से इस समुदाय को तबाह और बर्बाद करने के लिए उतारू हैं। बहुत लंबे समय से प्रोग्राम चला रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे लोग समूह के रूप में जल में खड़े होकर, गंगाओं में, पानियों में खड़े होकर और अपनी माथों पर तिलक लगाकर, चोटी बांधकर ये शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं, जल समाधि लेते हैं, जब तक SC/ST एक्ट या और SC/ST के आरक्षण को समाप्त नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये सिर्फ साजिश है।